हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होगी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के यानी कि 4 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो शुरू करते हैं। उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। चेंज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो चेंज कहाँ पे शुरू होता है? जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन एंड होता है। तो अगर आपको अपने डेली रूटीन में कुछ चेंज लाना है, आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं, आपको अपने गोल की तरफ और तेजी से दौड़ना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, आप मुझसे इन 3 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको मैं मयूरी भागवानी के नाम से मिल जाऊंगी। मेल आईडी मेरी ये है, अगर आपको कोई भी दुख दर्द परेशानी हो रिगार्डिंग यूपीएससी तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पे भी मैं आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे भी मयूरी भागवानी के नाम से मिल जाऊंगी। आई विल गिव द लिंक्स टू ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अच्छा, एक चीज और कि पीडीएफ मैं यहाँ पे अब से 5 बजे पोस्ट करूंगी 5 PM पे, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी। तो टेलीग्राम पे इस चैनल पे मैं 5 बजे इस लेक्चर की पीडीएफ यहाँ पे पोस्ट करूंगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पे भी आप चेक कर लीजिएगा 5 बजे। तब भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो दोनों ही सोर्सेज के थ्रू आप यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा रात में जब आप लोग ने सभी ने यहाँ पे ये जो लेक्चर है वो देख लिया होगा, एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लिया होगा, उसके बाद रात में आई पोस्ट सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीलिम्स। ठीक है, जो भी मान लो आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ क्विज। तो आप उससे भी अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकते हो, उनको रिटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हम पोस्ट करते हैं टेलीग्राम के ऊपर। ऑलराइट, सो आई रिकमेंड कि आप टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लेना। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम। देखो, आज के टॉपिक्स हम देख लेते हैं। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से चाइनाज ब्रिज ऑन पगोंग सो लेक। तो चाइना ने अपना एक लेक बनाना स्टार्ट किया है पगोंगसो पे, इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इंडिया के लिए, इसको हम समझेंगे। देन वर्ल्ड पावर्स टॉपिंग न्यूक्लियर पावर स्प्रेड, ये टॉपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड पावर जो है, वर्ल्ड पावर्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं, 5 मेजर कंट्रीज हैं, P5 कंट्रीज जिनको कहते हैं, ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर ज्यादा स्प्रेड ना हो। तो इसको देखेंगे। देन WTO वेवर के बारे में देखेंगे कि इंडिया क्यों WTO की एक मीटिंग चाहता है कोविड से रिलेटेड, क्यों वो वेवर चाहता है, इस सबको देखेंगे। गवर्नेंस में हम देखेंगे एक एडिटोरियल को जो मुझे बहुत अच्छा लगा, द हिंदू का एडिटोरियल है ईडिंग इन गवर्नेंस। दिस टॉक्स अबाउट एनजीओस एंड कॉरपोरेट्स। तो एनजीओ और कॉरपोरेट्स जो हैं, कॉरपोरेट कंपनीज जो हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है और क्यों इनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स में एक नई पॉलिसी बनाई जाने वाली है जिसका नाम है एडटेक रेगुलेशन पॉलिसी, तो इसको भी देखेंगे। साथ में GS3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में स्मॉल ऑफलाइन पेमेंट्स के बारे में। आरबीआई ने स्मॉल पेमेंट्स के लिए ऑफलाइन मोड चालू कर दिया है, तो ये क्या है इसको देखेंगे। एंड इसके अलावा न्यू आईपीओ रूल्स। देखो, ये संडे का हमारा आर्टिकल था जो हमारा छूट गया था, वो मैं आज यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। कल इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि कल ऑलरेडी बहुत सारे हमारे पास आर्टिकल्स थे। ओके, और GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरू करते हैं फटाफट से। पहला आर्टिकल आज का, चाइना कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज ऑन पगोंगसो लेक इन लद्दाख। अब देखो, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि लद्दाख में लास्ट ईयर यानी कि 2021 पूरा का पूरा स्टैंड ऑफ का ईयर रहा। यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला इन दोनों के बीच में। चाइना बार बार हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे स्टैंड ऑफ के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी चाइना और इंडिया के बीच में। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे डीएस्केलेशन हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को सही किया गया। लेकिन अभी भी ये चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं हुई है। चाइना को हम जानते हैं कितना एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज हैं इसकी। ठीक है, इसको हर चीज़ चाहिए, इसको सारी टेरिटरीज चाहिए, इसको मौका मिले तो ये पूरे वर्ल्ड भी हड़प ले। तो इसीलिए ये चाइना जो है ना कॉन्स्टेंटली इंडिया में घुसने की कोशिश करता है। हमने 1-2 दिन पहले ये भी देखा था कि किस तरह से इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ प्लेसेस को अपना अलग नाम दे दिया है, ये दिखाने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। तो सब कुछ इनका है, हमारा तो कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे चाइना ये कोशिश कर रहा है। चाइना ने वैसे ही बोला कि साउथ चाइना सी भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। ठीक है, तो चाइना अलग ही
पता नहीं कौन से नशे करता है। तो यहाँ पे हमको इसको छोड़ देना है, चाइना का हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये रीजन्स कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? रीजन्स कौन-कौन से हैं जहाँ पे ये सारा स्टैंड ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे चाइना ने देखो, ये जो आपको मैप दिख रहा है, इसमें आप ये देख पा रहे हो लद्दाख, ठीक है? ये लद्दाख वाला रीजन है। अब यहाँ लद्दाख वाला रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दिस प्रीलिम्स एज़ वेल एज़ फॉर मेंस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो पूरा ये रीजन है ना, यहीं पे ही पूरा स्टैंड ऑफ हुआ था। तो थोड़ा-सा हमें देखते हैं। ये वाला रीजन जो है ये गिलगिट-बाल्टिस्तान रीजन है। हालाँकि ये इंडिया में आता है, इंडिया इसको क्लेम करता है, लेकिन ऑपरेशनलाइज़ेशन जो है यहाँ पे, जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान का है। ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये साक्षकाम वैली है, जो पाकिस्तान ने हथिया लिया और पाकिस्तान ने ये चाइना को गिफ्ट दे दिया, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो है सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर इंडिया कंट्रोल करता है, लेकिन क्लेम इसको पाकिस्तान भी करता है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसके पास भी सियाचिन का कंट्रोल है, उसके ऊपर आसपास की सारी टेरिटरीज का कंट्रोल है। ऐसा क्यों? क्योंकि सियाचिन जो है वो एक हाइट पे है। अगर आप यहाँ पहुंच जाते हो ना, तो आप आसपास नजर रख सकते हो, ठीक है? ये नीचे जो है ना लोलैंड है, तो अगर कोई यहाँ से आ रहा है या कोई यहाँ से आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके अलावा ये वाला जो रीजन है ये अक्साई चीन है, ठीक है? इसको कंट्रोल चाइना करता है, लेकिन क्लेम इसको इंडिया भी करता है। इसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये है गालवान वैली, जो जो मेजर सोर्स था जहाँ पे कि स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, ये जो है, ये डॉट डॉट दिख रही है आपको, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेगी, और ये जो ब्लू सा दिख रहा है ये है पगोंगसो लेक। ये पगोंगसो लेक जो है ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। इसका 1/3 एरिया जो है वो इंडिया में लाया करता है, बाकी 2/3 एरिया ये चाइना में लाया करता है, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे देखो, ये जम्मू कश्मीर है ही, ये दो पार्ट्स हो गए अब हमारे जम्मू कश्मीर के। एक हो गया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और एक हो गया लद्दाख। ओके, तो ये दो पार्ट्स हो गए हैं। अब ये हमने इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख ली। न्यूज में देखो क्या है। न्यूज में ये है कि पगोंगसो लेक जो हमने यहाँ पे देखा, ये देख रहे हो, पगोंगसो लेक जो है, इसके ऊपर चाइना ने एक ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये ब्रिज ऐसा बनाया है कि इसका नॉर्दर्न बैंक और सदर्न बैंक को ये जोड़ेगा। और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि यहाँ पे जो भी ट्रूप्स आते थे, जैसे देखो यहाँ से आएगा, ये इस तरह से जो ट्रूप्स आते थे, आर्मी आती थी यहाँ की, चाइना की इंडिया की तरफ आने की कोशिश करती थी, उसको टाइम लगता था, 14 to 15 आवर्स उनको लगते थे, ठीक है? अब उनको बहुत कम टाइम लगेगा। तो जो टाइम है इनके बीच में, the will bring down the movement time between two sectors from around 12 hours to 3 to 4 hours। तो ये पहले 12 to 13 आवर्स लगते थे, 14 to 15 नहीं, आई एम सॉरी, 12 to 13 आवर्स जो पहले लगते थे, अब वही चीज जो है यहाँ पे 3 से 4 घंटों में हो पाएगी। तो मतलब यहाँ पे ट्रूप्स जो है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी इंडिया की तरफ आने की, इंडिया की तरफ पेनिट्रेट करने की, जो कि हमारे लिए एक कंसर्न का इशू है, ठीक है? क्योंकि चाइना का तो कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं पे भी घुस जाता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अब पगोंगसो लेक, ठीक है? पगोंगसो लेक। अच्छा, मुझे कल एक मेल आया था कि क्या कोई पर्सन, मुझे नाम नहीं याद है, आई एम सो सॉरी, उन्होंने ये कहा कि मैं अगर आपके लेक्चर्स को फॉलो करता हूँ तो क्या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है? तो देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने की सबको ज़रूरत होती है। मुझे भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर इज़ इर्रिप्लेसेबल। आप कितना भी बढ़िया कोई लेक्चर देख लो, कितना भी बढ़िया एनालिसिस कर लो, कितनी भी बढ़िया मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वेबसाइट्स पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है, ठीक है? न्यूज़पेपर के साथ आपको ये सारी चीजें करनी है। न्यूज़पेपर इज द प्राइमरी वन। ओके, आगे बात करते हैं हम। देखो, पगोंगसो लेक की मैं बात करी थी, तो पगोंगसो में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये लेक कहाँ पे है और इसके आसपास की लोकेशंस क्या है। तो देखो, हमने जो बड़ा मैप था उस पर वो देख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। तो देखो, ये पगोंगसो है, ठीक है? पगोंगसो में यहाँ पे ये देखो, ये इसका सदर्न बैंक है, ये इसका नॉर्दर्न बैंक है। तो इसके बीच में इस तरह से यहाँ पे, ये देखो, इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है ब्रिज, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ये जरा सा ये जो दिख रहा है ये है चुशुल वैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्यों, ये मैं बताऊंगी आपको अभी। उसके अलावा ये स्पांगुर गैप है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये रिजांगला याद रखना, ठीक है? इसका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर याद रखना। सबसे ऊपर आता है यहाँ पे गालवान, ठीक है? गालवान के बाद आता है, गालवान वैली के बाद आती है पगोंगसो लेक, उसके बाद आती है चुशुल वैली, उसके बाद आता है स्पांगुर गैप, उसके बाद आता है रेजांगला, ठीक है? तो रेजांगला सबसे नीचे आता है। इसके भी नीचे एक रेचिनला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, रजांगला तक आपको याद रखना है। ओके, पगोंगसो लेक की हम बात करें तो ये देखो, एक लॉन्ग, नैरो और डीप एंडोरहिक लेक है।
अच्छा, एक सेकंड, जो जिनको भी ये मैप नहीं दिख रहा हो ना, वो पीडीएफ से देख सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ आएगा, पीडीएफ में आप देख लेना इसको। ऑलराइट, तो देखो जो पगोंग सो है, एक नैरो है, डीप है और एंडोर है, एक लेक है। मतलब कि मान लो ये एक लेक है और यहाँ से इस तरह से रिवर्स इसके अंदर फॉल होती हैं। मतलब कि ऐसा लेक है जिसके अंदर रिवर्स फॉल होती हैं, तो ये एक लैंडलॉक्ड लेक है, ठीक है? इसके आसपास कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं है। इसीलिए ऐसे लेक्स को आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो ऐसे लेक्स जनरली सॉल्टी नेचर के होते हैं। इसीलिए ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है? ये सॉल्ट वाटर लेक है। उसके बाद दूसरी चीज कि ये 14,000 फीट की हाइट पे बना हुआ है। लद्दाख हिमालयाज में आपको ये मिलेगा। इसके साथ साथ जो वेस्टर्न एंड है, ये सो लेक का, पगोंग सो लेक का, वो इंडिया में लाया करता है। इंडिया के लेह से लगभग 54 किलोमीटर दूर है ये। और ये 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक है, ठीक है? नैरो लॉन्ग लेक है ये, ठीक है? इसके अलावा ये 6 किलोमीटर वाइड है एट द ब्रोडेस्ट पॉइंट। उसके अलावा ये जो लेक है, ये ब्रैकिश वाटर लेक है और ये फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर्स, जहाँ पे ये आइस स्केटिंग और पोलो का एक इंपॉर्टेंट और आइडियल ग्राउंड बन जाता है। ओके, ये टेथिस जियोसिंक्लाइन से बना था। टेथिस जियोसिंक्लाइन क्या है? आपने अगर ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि एक हमारा पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सुपर कॉन्टिनेंट। उसके बीच में यहाँ पे एक दरार आई जिसको कहते हैं हम जियोसिंक्लाइन, टेथिस जियोसिंक्लाइन, ठीक है? ये टेथिस जियोसिंक्लाइन जो है यहाँ पे एक दरार आई और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये बन गया लॉरेशिया और नीचे वाला पार्ट बन गया गोंडवाना। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और यहाँ पे यही जो चीज है ना, ये टेथिस सी है, ठीक है? हम जब इंडिया बना था तो इंडिया ने ऊपर मूव करना शुरू किया और एशिया वाला जो कॉन्टिनेंट है उसको ज्वाइन किया। तो वहां पे टेथिस सी जो थी वो क्लोज हो गई थी, लेकिन कुछ कुछ गैप्स बच गई टेथिस सी में, जिसके कारण इस एक गैप में से एक ये है पगोंगसो लेक, ठीक है? तो पगोंगसो लेक जो है ये टेथिस सी का ही, टेथिस जियोसिंक्लाइन का ही यहाँ पे पार्ट है। ओके। अच्छा, इसकी एक हिस्ट्री ये भी है कि यहाँ पे 19th सेंचुरी में डोगरा जनरल जोरावर सिंह, डोगरा जनरल जोरावर सिंह जो थे, इन्होंने अपने सोल्जर्स और अपने हॉर्सेस को ट्रेनिंग दी थी यहीं पे पगोंगसो लेक पर, ठीक है? जब उनको तिब्बत में इन्वेट करना था। तो एक हिस्ट्री का फैक्ट है ये, वो याद रखना है आपको। अब इस लेक की इतनी टैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्यों है? देखो, पगोंगसो लेक खुद में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी आसपास की लोकेशन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। कैसे? यहाँ पे एक चुशुल वैली पड़ती है, ये मैंने आपको बताया। ये देखो, यहाँ पे चुशुल वैली आपको दिख रही है। ये जो चुशुल वैली है, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है। यहाँ पे ये पहले भी बैटल ग्राउंड रह चुका है इंडिया और चाइना की, 1962 की वॉर के टाइम पे, ठीक है? इसके अलावा चाइना यहाँ पे बहुत ऑफेंसिव हो जाता है। चाइना को अगर देखो, वैसे सब जगह चाइना डिफेंसिव प्ले करता है, तो हमारे पास एक अपर हैंड रहता है इन द डिफेंस टर्म्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इस साइड पे चुशुल वैली और ये पगोंगसो लेक के टाइम पे ये काफी चाइना के पास एक अपर हैंड है और चाइना यहाँ पे ऑफेंसिव हो सकता है। ओके। दूसरी चीज ये कि चाइना जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड करना चाहता है इंडिया को। कैसे? चाइना चाहता है कि यहाँ पे चुशुल वैली का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वो ले, और उसके कारण देखो, चुशुल वैली का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज अगर चाइना को मिल जाता है तो उसके साथ उसके पास इंडिया के ऊपर एक वॉच रखने की कैपेबिलिटीज हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा चाइना ये भी नहीं चाहता कि इंडिया एलएसी के आसपास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। इसीलिए चाइना कंटिन्यूअसली ये पगोंगसो लेक और चुशुल वैली के ऊपर नजर रखता है, ठीक है? और चाइना अगर देखो, मान लो इंडिया ने थोड़ा सा भी एलएसी के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ना, तो चाइना को ये डर है कि कहीं मेरा अक्साई चीन और लासा कशगार हाईवे जो है वो थ्रेट में ना आ जाए, उसको इंडिया ना इन्वेट कर ले। ठीक है? तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे पगोंगसो लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, चुशुल वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। एडुटेक रेगुलेशन पॉलिसी ऑन द कार्ड्स, एजुकेशन मिनिस्टर। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि एडुटेक जो कंपनीज आ रही हैं उनके लिए एक रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। अब एडटेक कंपनीज कौन सी? देखो, पेंडेमिक हुआ, ठीक है? पेंडेमिक हुआ, पेंडेमिक के कारण जो फिजिकल स्कूल्स थे, यूनिवर्सिटीज थी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन थे, बंद हो गए। उसके बाद क्या हुआ? यूट्यूब ने एक बूम पकड़ा और यूट्यूब पे बहुत सारी कंपनीज ओपन हुई, एडटेक कंपनीज, जेईई के लिए, यूपीएससी के लिए, नीट के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी शुरू हुए जो आपको इन सब चीज़ों के लिए पढ़ाते हैं फॉर फ्री। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पेड कोर्सेज भी शुरू करे। तो ये सब क्या है? ये एडटेक कंपनीज हैं, ठीक है? जो प्रॉपरली फर्म्स बनी हुई है ना, उनको हम एडटेक कंपनीज बोलते हैं। मतलब एजुकेशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है यहाँ पे, इसीलिए एडटेक, ठीक है? अब जैसे कि बायजूस है, अन अकेडमी है, जो ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब कुछ एडटेक कंपनीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? अब इनको रेगुलेट करने की बात कर रही है, चल रही है। अब ऐसा क्यों चल रहा है? देखो, पहली चीज तो हम ट्रेडिशनल से जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उससे हम
ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आए हैं, ठीक है। उसमें एडटेक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, लेकिन इनको हम बिना रेगुलेशन के नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी, इनका कहना था, एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारा, उनका ये कहना था कि ये देखा गया कि एक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बूम देखा, ठीक है, तो इनके पास अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि इनको गवर्नमेंट के एम्बिट में कहीं न कहीं लाया जाए, रेगुलेशन में लाया जाए, सो दैट हम इनके ऊपर भी एक चेक रख सकें, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे मोनोपोली हम ना होने दें, किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली हम ना होने दें। जैसे कि आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको पता होगा कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जो बाकी सारी छोटी कंपनीज़ को हथियाना चाह रही है इन टर्म्स ऑफ एडटेक, ठीक है? तो ये चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये भी पाया गया है कि कुछ कंपनीज़ जो हैं, एडटेक कंपनीज़ जो हैं, वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं, उनको ल्योर करती हैं कि आप लोन लेके हमारे कोर्सेज़ लो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करने के कारण यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में फेस करते हैं, पेरेंट्स बहुत डिप्रेशन फेस करते हैं। पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप हमारे कोर्सेज़ लो, ठीक है? आपने देखे होंगे कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स जो आपको डेली कॉल करेंगे कि आप ये लो। एक बार तो मुझे भी कॉल आया था, कुछ समय पहले की बात है। मैंने एक साइट पे लॉगिन किया था, और वहाँ पे मैंने सिर्फ़ इसलिए लॉगिन किया था क्योंकि मुझे वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स चाहिए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वहाँ पे पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी थी, तो आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा उस साइट पे। तो मैंने कर दिया, मेल आईडी डाल दिया, नंबर डाल दिया और लॉगिन कर दिया। मुझे उसके बाद से लगभग 50 कॉल्स आए उधर से कि आप हमारा कोर्स ले लो, आप ये कर लो, वो कर लो। ये कुछ आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले की बात है। तो मुझे वहाँ से कॉल है कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आपको तो कुछ भी नहीं पता एग्ज़ाम के बारे में। और मैंने जब कह दिया कि नहीं, मैंने तो एग्ज़ाम ही छोड़ दी है, मुझे नहीं चाहिए, कोई भी कोर्स नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया, एग्ज़ाम नहीं दूँगी मैं। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे ये इस तरह से मैनिपुलेट करना चाहा, कोशिश की कि क्या आप अपने सपने के लिए कुछ नहीं करोगे? आप तो इतने डरपोक हो, आप तो अपने सपने के लिए कुछ नहीं करो। समझ रहे हो? मतलब इस लेवल का आपको हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है ऑन द मेंटल लेवल। तो ये सब चीज़ें भी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको वहाँ पे प्रेशराइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के वो कोशिश करते हैं कि आप उनके कोर्सेज़ ले लो। तो ये सब चीज़ें हो रही है, जिसके कारण अब यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इनको रेगुलेट करेंगे। हम देखेंगे कि ये किस तरह से प्रैक्टिसेज़ कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेज़ अपने वर्किंग में ला रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। हालाँकि इसके क्लियर प्रोविज़न अभी सामने नहीं आए हैं, अभी सिर्फ़ इसके ऊपर बात चल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें कही गई है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन को सब्सक्राइब करना है आपके चैनल को, या फिर आपके कोई कोर्स को लेना है, तो वो वॉलंटरीली ले। आप उसको इतना प्रेशराइज़ क्यों कर रहे हो? दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो सामने आएगी सही, इसमें मीटी को भी सामने लिया जाएगा, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, इसको भी यहाँ पे साथ में लिया जाएगा, और ये सभी चीज़ों को साथ में लेकर के यहाँ पे ये सब जो पॉलिसी मेकिंग है वो करी जाएगी, ठीक है? यहाँ पे एक लार्जर मार्केट भी ऑफर किया जाएगा। देखो, मतलब सिर्फ काम यहाँ पे रेगुलेशन का नहीं है, यहाँ पे कुछ फैसिलिटेशन भी होगा, ठीक है? मतलब हमको पता है कि एडटेक कंपनीज कितना अच्छा काम कर रही है, कितना बूम मिला है, और इसके कारण हमारी कंट्री को भी, इकोनॉमी जो है हमारी कंट्री की, इसकी जीडीपी भी बढ़ रही है, इकोनॉमी में भी ये कंट्रीब्यूट तो कर रही है। तो ऐसा नहीं कि सारी एडटेक कंपनीज खराब होती हैं, ये काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे देश के डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ पे किसी के ऊपर भी कोई भी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, मार्केट में मोनोपोली नहीं होना चाहिए। बूम है तो वो एक अच्छे डायरेक्शन में रहे, ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा थ्रू दिस स्कीम, ओके, थ्रू दिस पॉलिसी। तो ये सब होगा, इसके जब हमारे पास प्रोविजन आएंगे तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए मेरा है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन आया है, जो ये एडटेक कंपनीज आई हैं, क्या इससे इक्वालिटी आई है हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? क्या ऑनलाइन एजुकेशन के आने से एजुकेशन के टर्म्स में इक्वालिटी आई है हमारे देश में या नहीं आई है? आई है तो क्या रीज़न है, और नहीं आई है तो क्या रीज़न है? ठीक है, तो ये मुझे आपके थ्रू चाहिए इन द कमेंट सेक्शंस, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। वर्ल्ड पावर्स वोट टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो जो वर्ल्ड पावर्स है, 5 ग्लोबल पावर्स, जिनको P5 कहा जाता है, कौन कौन सी हैं ये? इनको आप फ्रेजर से याद रख सकते हो, ठीक है? ये जो है यूएन की परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएनएससी की परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है? अब ये कौन कौन सी? फ्रांस है, अमेरिका यानी कि यूएसए है, चाइना है, इंग्लैंड यानी कि यूके है, और रशिया है। तो ये 5 कंट्रीज जो है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं, और इनके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है? अब ये एक आयरनी देखो, ये जो न्यूक्लियर पावर्स, ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये यूएनएससी की परमानेंट मेंबर्स कैसे बनी? जब इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में न्यूक्लियर पावर्स कुछ कुछ डेवलप कर ली थी, और अब यही 5 कंट्रीज ये कह रही हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकेंगे,
ठीक है, तो ये आयरनी ही है। अब ये 5 ग्लोबल पावर्स ने ये कहा है कि हम यहाँ पे एटॉमिक वेपन्स को स्प्रेड नहीं होने देंगे, सो दैट हम ये नहीं चाहते कि आगे जाके कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि हमने इसके नतीजे देखे हुए हैं, ठीक है? हमने ये जैसे आपको पता है ये जापान के ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन गिरा था और आज भी वहाँ के लोग कितना सफ़र करते हैं इसके कारण। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन के हमने आउटकम्स देखे हुए हैं, कॉन्सिक्वेंसेज़ देखे हुए हैं। तो यहाँ पे इन 5 कंट्रीज़ का ये कहना है कि हम यहाँ पे जो न्यूक्लियर ट्रीटी है, उसको रिव्यू करेंगे और हम इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि ये न्यूक्लियर स्प्रेड और ज़्यादा ना हो। तो ये ट्रीटी कौन-सी है जिसको रिव्यू करेंगे? ये है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी, ठीक है? ये 1970 में पहली बार फ़ोर्स में आई थी और इसका रिव्यू होना था जो अभी पोस्टपोन हुआ हुआ है, ठीक है? तो पैंडेमिक के कारण पोस्टपोन हुआ है। जब इसका रिव्यू होगा तो हम एनपीटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। ओके, अब दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? तो हमको इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ डेवलपमेंट को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमको पता है कि चाइना और रशिया जो है इनकी टेंशन चलती है बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है? स्पेशली यूएस जो है वो काउंटर है, मतलब यूएस जो है इसकी काइंड ऑफ आप समझ सकते हो दुश्मनी है या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एक तो रशिया के साथ और एक चाइना के साथ। तो हम चाहते हैं कि ये जो वॉर है, ये जो ट्रेड वॉर है या ये कोल्ड वॉर जो है या फिर जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इन तीनों के बीच में, वो कभी भी न्यूक्लियर वॉर का एक फॉर्म ना लें, ठीक है? क्योंकि उनसे सिर्फ इनका नुकसान नहीं होगा, उनसे सबका नुकसान होगा। और ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है कि न्यूक्लियर वॉर कैन नेवर बी वॉन, ठीक है? चाहे कोई भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करे, उसको जीता कभी नहीं जा सकता, उससे सिर्फ सभी का नुकसान होने वाला है। ये चीज़ भी यहाँ पे कही गई है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए ये इंश्योर करें कि ये न्यूक्लियर यूज़ जो है, ये ज़्यादा यूज़ ना हो, ये ऑफ़ेंसिव पर्पसेज़ के लिए यूज़ ना हो, ठीक है? ये सिर्फ़ डिफेंसिव पर्पसेज़ के लिए यूज़ हो और यहाँ पे ये वॉर को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है? जैसे हमारी भी एक पॉलिसी है, हम भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हालाँकि हमने एनपीटी को साइन नहीं किया हुआ है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज़ की। नो फर्स्ट यूज़ यानी कि अगर कोई हमें हमारे ऊपर पहले न्यूक्लियर पावर को यूज़ करता है, न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करता है, फिर ही हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेंगे। ये दिखाता है दैट इंडिया इज़ अ क्वाइट रिस्पॉन्सिबल नेशन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि न यहाँ पे इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है। फिर भी इंडिया ये कहता है कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन किसी के ऊपर नहीं दागेंगे जब तक हमारे ऊपर कोई नहीं दागता। तो हमारा यहाँ पे एक डिफेंसिव स्टेक है, इसको भी रिव्यू करने की बातचीत चल रही है कि क्या हमको ये जो अपनी पॉलिसी है इसको मेंटेन करना चाहिए या इसको बदलना चाहिए, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है, एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके बारे में हमने कल परसों बात की थी, वो भी यहाँ पे इश्यू है, वो भी एक बैकग्राउंड है कि कहीं यहाँ पे रशिया ना यूज़ करे यूक्रेन के अगेंस्ट इस न्यूक्लियर वेपन को, तो ये भी चीज़ यहाँ पे कही गई है, ठीक है? तो ये सारे ही बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें कही गई कि न्यूक्लियर वेपन हम कोई भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका स्प्रेड सिर्फ उस कंट्री के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। इंडिया वांट्स डब्ल्यूटीओ मीट ऑन कोविड पैकेज। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जनरल काउंसिल की मीटिंग चाहता है इंडिया ऑन द प्रपोज्ड रिस्पॉन्स पैकेज, यानी कि जो कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रपोजल्स हैं उसको लेकर यहाँ पे जो ये पैकेज है उसको लेकर यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की एक मीटिंग चाहता है इंडिया, क्योंकि इंडिया चाहता है कि इस पैकेज में हम यहाँ पे पेटेंट वेवर की या फिर पेटेंट वेवर प्रपोजल की बात करें। अब ये पेटेंट वेवर प्रपोजल क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो 1995 का एक एग्रीमेंट है जिसको हम ट्रिप्स कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली बात करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। नाउ व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? मान लो मैं एक पर्सन हूँ ए, ठीक है, मैंने एक वैक्सीन बनाई, ठीक है। अब ये वैक्सीन को बनाने में मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत इन्वेस्टमेंट करी, पैसा लगाया, दिमाग लगाया, टाइम लगाया, ये सब लगाया। अब जब ये वैक्सीन बन गई मैंने इसको दुनिया में सप्लाई करना स्टार्ट किया। अब मान लो कि कोई बी पर्सन जिसने मेरा फ़ॉर्मूला चुरा लिया और इसने भी वैक्सीन बनाना शुरू करी, इसको भी पैसे मिलने लगे। तो मेरे इतना मेहनत करने का मतलब क्या रहा? मैं तो ये सोचूँगी कि जब ये मेरे फ़ॉर्मूले को सब लोग ही कॉपी कर सकते हैं, तो मैं क्यों मेहनत करूँ? कोई और मेहनत करे, मैं भी उसके फ़ॉर्मूले को कॉपी कर लूँ। तो यहाँ पे इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फिनोमेना आता है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन जो बनाई गई है, वो एक ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यानी कि इन्होंने अपना दिमाग यूज़ करके बनाई हुई है।
तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनकी है, तो इसके ऊपर राइट भी इनका होगा, यानी कि इसको आप पेटेंट के फॉर्म में, ट्रेडमार्क के फॉर्म में, कॉपीराइट के फॉर्म में जानते हो। तो जो आईपीआर है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके कुल मिला के 9 फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो है ना, ये आईपीआर राइट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट आया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोविड आया। कोविड के टाइम पे कुछ मेजर कंपनीज थी, बड़ी बड़ी, मॉडर्ना थी, फाइजर थी, इन सब कंपनीज ने वैक्सीन बनाई। ठीक है, अब ये वैक्सीन बनाई तो इन्होंने ये बोला कि हमारा इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और हम इसको जितने में चाहें उतने में बेचे। तो इन्होंने हाई प्राइजेस पे इसको बेचा और ऐसी कंट्रीज को बेचा जो मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज थी। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि ग्लोबल इनइक्विटी जनरेट हो गई। ठीक है, इनइक्विटी किस टर्म में जनरेट हो गई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, स्पेशली अफ्रीका वाली, जो एशिया वाली जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग है, उनके पास वैक्सीन ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सारी वैक्सीन डेवलप्ड कंट्रीज खरीद ले रही थी और डेवलप्ड कंट्रीज उसका स्टॉक करके रख रही थी कि कभी हमको आगे जरूरत पड़ी तो। और डेवलपिंग कंट्रीज के पास जो उनकी जनता है उनको देने के लिए भी वैक्सीन नहीं थी, क्योंकि एक तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, दूसरा डेवलप्ड कंट्रीज ने उसकी स्टॉक कर लिया था, होल्ड कर लिया था उसको। ठीक है, तो ऐसे में इंडिया और साउथ अफ्रीका एक प्रपोजल लेकर आए कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ को बोला कि कुछ समय के लिए हम इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के ऊपर वेवर चाहते हैं, वेवर यानी कि छूट चाहते हैं। ये कहा किसको? डब्ल्यूटीओ को। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ ही इसको इंप्लीमेंट कराता है ट्रिप्स को। तो डब्ल्यूटीओ को ये कहा कि आप कुछ समय के लिए, कोविड के टाइम के लिए, इसको हमको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, कोविड को कंटेन करने के लिए और ट्रीट करने के लिए हमको चाहिए कि यहाँ पे आप जो ट्रिप्स के अंतर्गत जो आईपीआर राइट्स आप देते हो उसको थोड़े टाइम के लिए वेव ऑफ कर दो, सो दैट जो दूसरी कंपनीज हैं, मान लो फाइजर ने एक यहाँ पे वैक्सीन बनाई जो कि बहुत महंगी है, उसको हम यहाँ पे उसके फॉर्मूले को ले सके, उससे दूसरी वैक्सीन हम अपने देश में बना सकें, या फिर उसके थ्रू हम जेनरिक मेडिसिन बना सकें, या जो भी। इससे क्या होगा कि ये कम रेट पे मिलेगी तो अफोर्डेबल होगी और सारी डेवलपिंग कंट्रीज को ये सप्लाई हो पाएगी, ये चीज यहाँ पे इन्होंने कही। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इम्यूनाइज कर देगा मेजर्स को बाय द कंट्रीज टू वैक्सीनेट देयर पॉपुलेशन। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर अभी हम ऐसा करते हैं कि इंडिया अभी करे कि फाइजर के फॉर्मूला को लेकर वैक्सीन बना दे, तो ये एक इलीगल चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उनके आईपीआर राइट्स को वायलेट किया है। लेकिन अगर ये आईपीआर राइट्स के ऊपर वेवर मिल जाता है हमको, तो हम ये कर सकते हैं, तब वो इलीगल नहीं होगा। अब क्यों ऐसा करने की क्यों जरूरत है? तो एक तो इससे मोनोपोली जो है कुछ ड्रग कंपनीज की वो कम हो जाएगी, दूसरा वैक्सीन की कॉस्ट कम हो जाएगी जिससे सभी के लिए अफोर्डेबल होगी, तीसरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा इससे, और चौथा ये सभी के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि पहला तो इसके कारण हो सकता है कि वैक्सीन की क्वालिटी खराब हो जाए और सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो वैक्सीन की। ठीक है, और दूसरा ये कि डिसइंसेंटिव है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। फाइजर ये बोलेगा या कोई भी ऐसी मेजर कंट्री कंपनी जो है वो ये बोलेगी कि भाई हम क्यों बनाए, फिर हम क्यों इतना इन्वेस्ट करें, हम क्यों इतनी रिसर्च करें, कोई और रिसर्च करे, हम भी कॉपी कर ले। तो ये सारी चीजें भी हैं। ठीक है, तो दोनों आपको पक्ष जानना जरूरी है। इंडिया ने अभी सिर्फ न्यूज में इतना है कि इंडिया ने यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की मीटिंग बुलानी चाहिए है, डब्ल्यूटीओ की मीटिंग चाहता है कि एक मीटिंग बैठे जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस हो सके फिर से। ओके, क्योंकि थर्ड वेव फिर से आ रही है, तो इसीलिए। आगे बात करते हैं आरबीआई अप्रूव स्मॉल ऑफलाइन पेमेंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी तक आपने पेटीएम यूज किया होगा, गूगल पे यूज किया होगा, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने यूज किए होंगे पेमेंट करने के लिए। अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट उतना अच्छा नहीं चलता है, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या वो डिजिटल इंडिया से दूर रहे, क्या वो फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका ना हो, क्या वो डिजिटल पेमेंट करने से दूर रहे? तो ये तो सही नहीं है, ये तो फेयर नहीं है। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि हम एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं जहाँ पे छोटी छोटी पेमेंट्स, यानी कि 200 रुपए तक की पेमेंट्स को आप यहाँ पे ऑफलाइन मीडियम के थ्रू कर सकते हो। यानी कि क्या करना है, आपको अपना फोन उठाना है, भले उसमें इंटरनेट हो या ना हो, ऑफ कर दो इंटरनेट, उसके बाद भी आप 200 रुपीज तक का ट्रांजेक्शन कर सकोगे फेस टू फेस प्रॉक्सिमिटी के साथ। मतलब कि यहाँ पे आपका पर्सन खड़ा है, यहाँ पे आप खड़े हो और आपको उसको आसपास ही हो आपका, जिसको आपको सेंड करना है उसको आप यहाँ पे ऑफलाइन अपने फोन के थ्रू ही पैसे भेज सकते हो। लेकिन अभी इसको छोटा रखा गया है, अमाउंट को 200 रुपये आप कर सकते हो और दिन भर में आप 2000 रुपये तक का इस तरह से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में इसको छोटा रखा है चेक करने के लिए कि क्या ये फीजेबल है या नहीं है। अच्छा, एक चीज और कि इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन लगाया जाएगा, सो दैट इसका गलत यूज ना हो सके, क्योंकि ऑफलाइन मीडियम के थ्रू होगा तो ऑथेंटिकेशन ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें आपको मैसेज आ जाएगा फोन पे और ये सब चीजें होंगी। हालांकि डिले के साथ आपको मेल्स वगैरह भी आएंगे, लेकिन थोड़ा डिले होगा। इससे हम चाह रहे
हैं बेसिकली कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है, वो ऐसे एरियाज में भी शुरू हो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 रुपए की लिमिट सेट की गई है पर ट्रांजेक्शन, 2000 रुपए की टोटल आप एक दिन में कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें हैं। फेस टू फेस प्रॉक्सिमिटी मोड में होगा ये, और साथ में इसका एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन भी होगा इसमें। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, छोटा सा न्यूज था, आपको बतानी थी इसीलिए मैंने यहाँ पे रखी है इसको। ओके, इसके अलावा एक एडिटोरियल है आज का, एडिंग इन गवर्नेंस। तो देखो बेसिकली इसमें बात की कि क्या की गई है, एनजीओ और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ये आपको कैसे समझ में आएगा कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो पीपल है, उनके बीच में एक कड़ी का, एक ब्रिज का काम करता है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे भी स्टेट वेलफेयर के लिए नहीं पहुंच सकता, जैसे कि ट्राइबल एरियाज में, रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी नहीं है जहाँ पे, वहां पे ये एनजीओ और सिविल सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी जो है वो यहाँ पे पहुंचती है। दूसरी चीज ये कि जो लोग हैं, जब उनको लगता है कि गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, गवर्नमेंट के ऊपर उनका भरोसा कम हो जाता है, ऐसे में उनका भरोसा अपने लोगों पे रहता है, जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं या एनजीओ में रहते हैं, तो इनके ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का ज्यादा रहता है। तो ऐसे में ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट की, स्टेट की वेलफेयर मेजर्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि किस तरह से अभी एनजीओ के ऊपर फंडिंग का इशू चल रहा है। ठीक है, जैसे हमने कल परसों भी डिस्कस किया था एफसीआरए का इशू, कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके अंतर्गत यहाँ पे ये कहा गया है कि जो फॉरेन फंडिंग है उसके ऊपर रेगुलेशन लगाए जाते हैं एनजीओ के ऊपर, कि कितनी फॉरेन फंडिंग वो अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, कुछ एनजीओ को यहाँ पे एंटी नेशनल भी बोला गया है, तो उनको फंडिंग भी रुक गई है। तो यहाँ पे ऐसे के लिए, ऐसे टाइम के लिए फंडिंग कहाँ से मिले एनजीओ को, उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन बताया ऑथर ने। जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनके ऊपर सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो भी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो भी उनका फाइनल टर्नओवर है, अगर वो एक लिमिट से ज्यादा है, तो उनको अपना जो टर्नओवर है, जो प्रॉफिट है, उसका 2% हिस्सा डेवलपमेंट वर्क्स में, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब ये 2% जो है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। किसी भी एनजीओ को अगर ये कोई भी कॉर्पोरेट हाउस सीएसआर के अंतर्गत 2% अपना देता है, तो उनकी फंडिंग हो जाएगी और उसके कारण एनजीओ की प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी। ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे सिटीजनरी और प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ पाएगी। मतलब एक तो सिटीजन किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एनजीओ से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है, जो भी कंपनी है, कॉर्पोरेट हाउस है, उसके थ्रू। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो देखो एक ज्यादा इफिशियंट काम हो पाएगा। ऐसा बहुत सारी कंपनी आज भी करती है, जैसे टीसीएस आपने देखा होगा, विप्रो देखा होगा। ये सब कंपनीज क्या करती है, कुछ कुछ एनजीओ के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, या तो इनके खुद के एनजीओ होते हैं या फिर ये कुछ कुछ एनजीओ के साथ जुड़ी होती है, इनको कंट्रीब्यूशन देती है और साथ में ये लोग काम करते हैं। आपने कई सारी एड्स भी देखी होंगी, टीवी एड्स, जिसमें ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे ये चीज करोगे तो खरीदोगे तो उसमें से इतना हिस्सा बच्चों के एजुकेशन में जाएगा। एक एड भी आती है विद्या बालन की, कोई ऑयल को लेकर। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइवेट कंपनी और सिटीजनरी का एक अमलगमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि एनजीओ हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, इनकी जो डेप्थ होती है, एंगेजमेंट जो होती है पब्लिक के साथ, वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये यहाँ पे जो एनजीओ हैं, ये कॉर्पोरेट बोर्ड से लेकर यहाँ तक वेलफेयर एक्टिविटीज को ला सकते हैं। स्टेट ड्रिवन जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है, उसको भी यहाँ पे ये इंश्योर कर सकते हैं कि ज्यादा इफिशियंट हो सके। इसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंश्योर हो सकते हैं थ्रू एनजीओ। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक इशू है। दूसरा है सिटीजन्स की जो पावर है, जो स्टेट को क्वेश्चन करने की, वो बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे एनजीओ अवेयर करते हैं सिटीजन्स को अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर ड्यूटीज, कि आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो, ये एनजीओ बताते हैं। तो राइट्स के बारे में अवेयर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नेंस जो है, वो इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स जो है, उनका भी एक इशू है कि ब्यूरोक्रेटिक एलाइट जो लोग अभी हमारे देश में रूल करते हैं, उनमें एक इशू है कि वो रिस्क नहीं लेना पसंद करते, वो इनोवेशन देना नहीं पसंद करते। कोई करता भी है ना, तो वो इस डर से नहीं करता कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझ पे इंक्वायरी बैठ जाएगी, मैं क्या कैसे जवाब दूंगा। तो इसके कारण जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, वो ज्यादा इनोवेशन करते नहीं, ज्यादा उनको कोई मतलब नहीं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, जिसको हम रेड टेपिज्म भी कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जैसा का जैसा रूल है वैसा का वैसा चलना है, इस रिस्पेक्टिव कि आपका गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटस को का जो इशू है, जो ब्यूरोक्रेसी में देखा जाता है, उसको हम यहाँ पे तोड़ सकते हैं वाया एनजीओ। एनजीओ यहाँ पे तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं कि हमको अगर कोई इनोवेशन करना पड़े,
किसी कम्युनिटी के साथ एकदम डेप्थ में एंगेज होना पड़े तो हम ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे ये भी है कि देखो यहाँ पे ये एक तो ब्यूरोक्रेट्स का इशू हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू यहाँ पे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ता है एनजीओ सिटीजन्स को। कैसे? जैसे कि मान लो इनको अवेयर करता है अपने राइट्स के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ता है, जैसे कि आरटीआई। आरटीआई कैसे आया? राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे आया? एनजीओज के कैंपेन के कारण ही आया। और आज किस तरह से इसने गवर्नेंस को बदल दिया है, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई बिकॉज़ ऑफ आरटीआई। वैसे ही यहाँ पे जो गैप है बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट, ये जो गैप है इसको कम करता है एनजीओ। ठीक है? दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने कई बार देखा होगा केस स्टडीज़ में भी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो है वो एनजीओज़ की मदद लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो भी सोसाइटी में चेंज लाना है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनजीओज़ की मदद ली जाती है। ओके, इसके अलावा डिज़ास्टर के टाइम पे, डिज़ास्टर जब होता है ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो कलेक्टर्स हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो यहाँ पे एनजीओज़ की मदद लेती है कम्युनिटीज़ के साथ रीच करने के लिए और कम्युनिटीज़ के लिए रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है, डिज़ास्टर के टाइम पे। उसके अलावा जब इनका सिनर्जी हो जाएगी एनजीओज़ की, गवर्नमेंट की और कॉर्पोरेट हाउसेज़ की, तो जो सबसे अच्छा अ, एक मिक्सचर बनेगा, वो हमारे डेवलपमेंट को आगे ले जा सकता है और इसके कारण पेनिट्रेशन हमारा डेवलपमेंट में बढ़ सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बताया गया है कि सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए, हमारे देश में सिटीजन्स तक वेलफेयर स्कीम्स को पहुँचाने के लिए, हमारे देश में सिटीजन्स को स्टेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है एनजीओज़ या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो इसीलिए कॉर्पोरेट हाउसेज़, गवर्नमेंट और एनजीओज़ का मिलना ज़रूरी है। ये सब कुछ इसमें इस एडिटोरियल में बताया गया है। आगे बात करते हैं, ये कल का हमारा सॉरी संडे का हमारा आर्टिकल है 2 तारीख का। इसमें हमने आईपीओ रूल्स के बारे में हमको समझना है, नए आईपीओ रूल्स के बारे में। उससे पहले आईपीओ के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ थोड़ा-सा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। मान लो कि मेरी एक कोई कंपनी है ए, मैंने छोटा-सा स्टार्टअप स्टार्ट किया, ए मेरा कंपनी का नाम है, ठीक है? अब मुझे इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, इसके लिए पैसा लगेगा, फंडिंग लगेगी। तो या तो मैं इसको बोरो करूँ इस पैसे को, या तो मैं क्या करूँ कि अपनी कंपनी के कुछ स्टेक्स जो हैं उनको मैं रिलीज़ कर दूँ, उनको मैं बेच दूँ और उसके बदले मुझे फंडिंग मिल जाएगी। आप लोगों ने देखा ही होगा शार्क टैंक इंडिया, एक नया अभी रियलिटी शो आ रहा है, काफ़ी फेमस हुआ है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है। उसमें यही कांसेप्ट है, ठीक है? कि कोई कंपनी है नई, उसमें अब उनको फंडिंग की ज़रूरत है, तो वो कहाँ से लाएँ? या तो वो बोरो कर सकते हैं किसी से, या फिर अब इस बोरो में क्या होगा, उनको देना पड़ेगा वापस कुछ समय बाद पैसा। लेकिन यहाँ पे जो ये आईपीओ है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये कि शेयर्स को अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को ये बेचेंगे और उसके बदले इनको फंडिंग मिलेगी। तो जो जिसको भी बेचा है ना, वो भी इनका पार्टनर बन गया। चाहे फिर 1% का, 2% का, कितने भी परसेंट का जो शेयर्स बेचे हैं, उतने परसेंट का ये पार्टनर बन गया ए का, ठीक है? और उसके बदले इनको फंडिंग मिल गई। तो अब ए को क्या हुआ, यहाँ पे फंडिंग भी मिल गई और कुछ शेयर्स उसके दूसरे को चले गए, तो उसको एक पार्टनर भी मिल गया, ठीक है। अब जो ये पहली बार होता है, कोई भी कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स को निकालती है मार्केट में, कुछ ऐसा करती है कि मुझे पैसे चाहिए इसीलिए मैं अपने कुछ शेयर्स बेच रहा हूँ, जब ऐसा होता है पहली बार तो उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और जो भी इन्वेस्टर इसको खरीदता है वो यहाँ पे एक शेयर होल्डर बन जाता है, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे इन्वेस्टर्स किस तरह से शेयर्स को बाय करते हैं, तो देखो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है ना, जिसको यहाँ पे शेयर्स बाय करने हैं, वो आईपीओ इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है? उसको यहाँ पे उसके बदले ओनरशिप मिलती है, जितना भी शेयर्स उसने खरीदे हैं उसके इक्वल यहाँ पे उसको ओनरशिप मिलती है और उसके जो ये शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। मतलब कि मान लो ये बी पर्सन है जिसने मेरे से कुछ शेयर्स खरीदे, उसके बदले मुझे फंडिंग दी। यहाँ पे ये आईपीओ इन्वेस्टमेंट किया है बी ने, ठीक है? अब ये बी क्या करेगा, बी के जो ये शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएँगे। बी जब भी चाहे इन शेयर्स को बेच सकता है, उसके बदले उसको पैसे मिल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज आपको बताता है कि आपकी कंपनी के शेयर्स किस रेट पे चल रहे हैं, क्या इसका भाई मार्केट रेट चल रहा है, क्या आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आईपीओ काम कैसे करता है, तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये एंटायरली रेगुलेट करती है इस प्रोसेस को। और यहाँ पे ये कहा गया है कि कंपनी जो है, जो भी इशू करना चाहती है आईपीओ को, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स को जो भी इशू करना चाहती है, शेयर्स को इशू करना चाहती है, उसको पहले सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। सेबी उसके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा, टेस्ट करेगा और फिर उसको अप्रूव करता है, ठीक है। अब आईपीओ कौन कौन होल्ड कर सकता है, तो कोई भी नई कंपनी, यंग कंपनी, ओल्ड कंपनी, हर कोई यहाँ पे इसको होल्ड कर सकता है। कोई भी पब्लिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है सेबी में। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या है, हम इसको देखते हैं।
कुछ नए रेगुलेशन आए हैं आईपीओ के लिए। आईपीओ में हमने देखा कि अभी कुछ एक लास्ट 1 साल में बहुत ज़्यादा बूम आया था, ठीक है? क्योंकि मार्केट कैसा था, बुल टाइप का मार्केट था। बुल मार्केट क्या होता है? जो ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है? ऊपर की तरफ यहाँ पे यानी कि मार्केट ऊपर जाता है। तो ऐसा टाइप का मार्केट था। तो आईपीओ जो थे, आपने देखा होगा पेटीएम का आईपीओ, पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी हो गया था। इसका आईपीओ यहाँ पे रिलीज़ हुआ, तो वो भी बहुत हाई रेट्स पे रिलीज़ हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे लोगों में एक धारणा बन गई, एक साइकोलॉजी बन गई कि आईपीओज़ में इन्वेस्ट करना है, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सभी लोग आईपीओज़ में इन्वेस्ट करने लगे, जिसके कारण जो आईपीओज़ थे, जो शेयर्स थे, जो नई कंपनी से बिक रहे थे, वो सब यहाँ पे काफ़ी हाई रेट्स पे बिकने लगे। तो यहाँ पे सेबी ने सोचा कि यहाँ पे इसको रेगुलेट करने की हमको ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, नए चेंजेस आए हैं। पहला चेंज ये आया है कि एक प्राइस बैंड होता है आईपीओ का। जैसे मान लो एक कंपनी अपना आईपीओ निकालना चाहती है, शेयर अपने कुछ बेचना चाहती है, उसके बदले फंडिंग चाहती है। तो जब भी आईपीओ निकालेगी, तो यहाँ पे एक प्राइस बैंड होगा। ये बोलेगी कि मान लो ₹10 से लेके ₹20 तक मेरा यहाँ पे रेट है शेयर्स का। अब यहाँ पे हर कोई यहाँ पे शेयर्स खरीदने आएगा। कोई ₹15 में खरीदेगा, कोई ₹20 में खरीदेगा, कोई ₹10 में। ₹10 कम है और ₹20 उसकी हायर लिमिट है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लोर रेट और इसको हम कहते हैं सीलिंग रेट। तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में लोग खरीदते हैं। उसके बीच में मान लो कि यहाँ पे लगता है कि ₹15 से ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। ए को लगता है कि ₹15 से ज़्यादा अगर हम शेयर्स बेचते हैं तो हमको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये कट ऑफ रेट डिसाइड कर लेते हैं कि ₹15 हम कट ऑफ रेट रखेंगे। इससे कम वालों ने जितनों ने भी बोला था कि हम खरीदेंगे, उनको हम नहीं देंगे। ₹15 से ज़्यादा जो भी खरीद रहे हैं, उन सबको हम यहाँ पे देंगे शेयर्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली इनका भी एम फंडिंग रेज़ करना है, तो अच्छी फंडिंग होनी चाहिए ना इनके पास भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आईपीओ में होती है। अब इसको लेकर यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सीलिंग प्राइस होगा, वो कम से कम 105% होना चाहिए फ्लोर प्राइस का। यूजुअली कंपनीज़ क्या करती हैं कि ये जो प्राइस बैंड है, इसको बहुत नैरो रखती हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे इसको एक थोड़ा-सा ब्रॉड करने के लिए ये कहा गया है कि मान लो जो लोअर रेट है, इसका 105% कम से कम होना चाहिए हायर रेट, ठीक है? तो सीलिंग रेट जो है वो फ्लोर रेट का कम से कम 105% होना चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट इनके पास आएगा, जो भी फंडिंग आएगी आईपीओ बेच के, शेयर्स को बेच के जो भी फंडिंग आएगी, उसको पहले क्या होता था कि पहले इनसे पूछा नहीं जाता था कि आप इस फंडिंग का क्या करोगे? लेकिन अब इनसे पूछा जाएगा कि आप इस फंडिंग को कहाँ पे यूज़ करोगे? ठीक है? तो पहली दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे जो भी फंडिंग आएगी, इसका सिर्फ 35% हिस्सा ही आप अपने दूसरे बिज़नेसेस में एक्वायर करने के लिए, दूसरे बिज़नेसेस को एक्वायर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मान लो कि मेरी एक कंपनी है ए, मैंने यहाँ पे आईपीओ इश्यू करे, उसके साथ मेरे को फंडिंग मिली, मुझे जो भी फंडिंग मिली उसके बदले मैंने शेयर्स शेयर्स अपने बेचे, कुछ फंडिंग मुझे मिली। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये सोच के फंडिंग रेज़ करी थी कि मुझे बी कंपनी को खरीदना है, ठीक है? तो मैंने ये सोच के फंडिंग अपने पास एक्वायर की थी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि ये जो आपने आईपीओ से फंडिंग रेज़ की है, ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी फंडिंग को दूसरी कंपनी को अक्वायर करने में लगा दोगे। ये आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ अपने 35% हिस्से को, जो भी आपको टोटल फंडिंग मिली है, उसके सिर्फ़ 35% हिस्से को ऐसे कामों में लगा सकते हो जिसमें आपको दूसरे बिज़नेसेस को अक्वायर करना है। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो भी प्रमोटर्स हैं जिनके पास 20% से ज़्यादा स्टेक है, यानी कि ऐसा कोई मान लो कि ये 2 पार्टनर्स हैं, ए और ए डैश, ठीक है? ये 2 पार्टनर्स हैं। ए डैश के पास मान लो 25% स्टेक्स हैं इसके, ठीक है? अब ये 25% स्टेक्स अगर इसके पास है, तो यहाँ पे 25% का आधा यानी कि 12.5% से ज़्यादा ये अपने आईपीओ में नहीं दे सकते, ठीक है? तो आईपीओ में हाफ से ज़्यादा स्टेक नहीं दिया जा सकता, ये चीज़ यहाँ पे कही है गवर्नमेंट ने। और फोर्थ चीज़ ये कही है कि एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अपने शेयर्स को 90 दिन के पहले अगर उनको बेचना है, तो वो आधे शेयर से ज़्यादा नहीं बेच सकते। अब ये एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंकर इन्वेस्टर्स वो होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ए कंपनी है मेरी, मुझे यहाँ पे आईपीओ निकालना है अपना, ठीक है? तो आईपीओ मेरा निकले, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आईपीओ मेरा अट्रैक्टिव कैसे होगा? जब लोगों को ये पता चलेगा कि मैं एक ट्रस्टेबल कंपनी हूँ। लोगों को ये कैसे पता चलेगा? जब मैं ये कर लूँ कि कोई एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ले आऊँ, कोई मान लो म्यूचुअल फंड ले आऊँ या कोई बड़ा इन्वेस्टर ले आऊँ मैं अपने लिए, जो कि मेरी कंपनी में पहले ही इन्वेस्ट कर दे, ठीक है? पहले ही मेरी कंपनी में फंडिंग दे दे और कुछ कुछ शेयर्स खरीद ले। अगर आईपीओ के पहले ही वो ये कर देता है, तो वो बन जाता है एंकर इन्वेस्टर। इससे क्या होता है कि आईपीओ की जो कीमत होती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है कंपनी में, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्ट किया है, तो सोच सोच समझ के ही किया होगा, ठीक है? तो ये अब जो एंकर इन्वेस्टर है, वो 90 डेज़ के पहले 90 डेज़ तक यहाँ पे अपने आधे स्टेक्स को ही बेच सकता है, ये चीज़ भी कही गई है। तो ये सब क्यों हुआ है? ये सब हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो रेगुलेशन है, जो बूम आ रहा है, यहाँ पे एक रेगुलेशन आ सके और रियल टर्म्स में यहाँ पे बात हो सके, ठीक है? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सब साइकोलॉजिकल लेवल पे चल रहा है, तो रियल टर्म्स में ये सब बात हो सके, इसके लिए ये सारी चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि रेवेन्यू चाहती है गवर्नमेंट भी कि यहाँ पे टैक्स वगैरह भी मिल सके, तो उसको भी लेकर यहाँ पे थोड़ा-सा इसके ऊपर रेगुलेशन बढ़ाया गया है, ठीक है? तो ये सब है। यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं इसके, ये
कहते हैं कि ऐसा करने से आईपीओज को नेगेटिव असर पड़ेगा, जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनीज हैं, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, उनके आईपीओज इतने अच्छे में नहीं बिक पाएंगे इन रेगुलेशंस के कारण। तो अब देखना ही होगा कि आगे क्या होता है। तो ये था एक हमारा इशू, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। So that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.